क्या आपने कभी सोचा है ये फ्री असल में क्या होता है? In the vibrant tapestry of Indian democracy, the word free echoes with particular resonance. इसका मतलब सिर्फ मुफ्त की चीजें और सेवाएं ही नहीं, बल्कि एक उम्मीद, बेहतर जिंदगी की आस भी है। यही है इंडिया के फ्रीबी कल्चर का असली मतलब। एक ऐसा पेचीदा मामला जहां पॉलिटिकल पार्टीज वोटर्स को लुभाने के लिए ढेर सारे फ्रीबीज देते हैं। मुफ्त बिजली से लेकर सस्ते अनाज, कर्ज माफी से लेकर नकद पैसों तक। मुफ्त में मिलने वाली चीजों का लालच इंडियन इलेक्शंस में बहुत जोरदार होता है। लेकिन क्या ये सचमुच फ्री है? जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इस फ्रीबी कल्चर के भी फायदे और नुकसान हैं। हालांकि इससे कुछ लोगों को फौरन राहत मिल सकती है, लेकिन देश की आर्थिक सेहत पर इसके लंबे समय के असर पर जबरदस्त बहस चल रही है। सवाल ये उठता है, क्या ये टिकाऊ है? क्या एक देश जो इकोनॉमिक सुपर पावर बनना चाहता है, वो फ्रीबीज के इस कल्चर को बरकरार रख सकता है? यही वो सवाल है जिस पर हम गौर करेंगे इंडिया के फ्रीबी कल्चर के कई पहलुओं को एक्सप्लोर करते हुए। भारत में मुफ्तखोरी की जड़ें बहुत गहरी हैं। ये देश की आजादी के बाद के सफर से जुड़ी हुई है। शुरुआती दिनों में इन फ्रीबीज को कल्याणकारी उपायों के रूप में देखा जाता था, समाज के सबसे गरीब तबके को ऊपर उठाने का एक जरिया। बच्चों को मिड डे मील के लिए लाइन में लगे होने की वो यादगार तस्वीर याद है? तमिलनाडु में एमजी रामचंद्रन द्वारा शुरू की गई यह योजना न केवल पोषण के लिए बल्कि शिक्षा के लिए भी एक गेम चेंजर साबित हुई। हालांकि समय के साथ कहानी बदल गई। कल्याण और चुनावी तुष्टिकरण के बीच की रेखा धुंधली पड़ गई। जो सामाजिक उत्थान के रूप में शुरू हुआ, वह राजनीतिक लाभ के लिए एक शक्तिशाली हथियार में बदल गया। 1990 के दशक में प्रतिस्पर्धी लोक लुभावनवाद में तेजी देखी गई, जिसमें पार्टियां एक दूसरे से आगे निकलने के लिए ज्यादा से ज्यादा भड़कीले वादे करने लगी। साइकिल और कलर टीवी से लेकर मुफ्त बिजली और कृषि ऋण माफी तक फ्रीबीज का पैमाना और दायरा तेजी से बढ़ा। यह चलन आज भी जारी है। हर चुनाव चक्र में नई योजनाओं और वादों की घोषणा की जाती है, लेकिन किस कीमत पर? भारत में चुनाव एक ऐसा तमाशा है जो और कहीं नहीं देखने को मिलता। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र रैलियों, नारों और वादों के साथ जीवंत हो उठता है, और सत्ता के इस बड़े खेल में मुफ्त की चीजें राजनीतिक दलों के लिए एक तुरुप का इक्का बन गई हैं। तरीका सीधा सा है, मतदाताओं को असली फायदे दो और वो आपको अपने वोट से नवाजेंगे। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी का उदय मुफ्त पानी और बिजली के वादों से प्रेरित इस रणनीति का एक उदाहरण है। इसी तरह तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके ने मुफ्त की चीजों की नींव पर अपनी राजनीतिक किस्मत बनाई है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान से लेकर जानवर तक शामिल है। यहां तक कि बीजेपी और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियां भी इस चलन से अछूती नहीं रही हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की लाडली बहना योजना, जिसमें महिलाओं को हर महीने पैसे दिए जाते हैं, उनकी चुनावी सफलता में अहम भूमिका निभाई। कांग्रेस ने भी अक्सर मतदाताओं को लुभाने के लिए कर्ज माफी और आय सहायता योजनाओं का सहारा लिया है। इससे यह सवाल उठता है, क्या ये नीचे गिरने की होड़ है? क्या हम चुनावी फायदे के लिए देश के विकास को दांव पर लगा रहे हैं? मुफ्त की चीजों का आकर्षण तो होता ही है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था पर इनका असर बहुत चिंताजनक है। सोचिए, अगर एक घर अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च करे और आलीशान जिंदगी जीने के लिए कर्जा चढ़ा ले, मुफ्त की चीजों के बोझ तले कई भारतीय राज्य ठीक ऐसी ही स्थिति में फंस गए हैं। इसके नतीजे बहुत दूरगामी हैं। राजकोषीय घाटा बढ़ता जा रहा है, जिससे सरकारों को भारी कर्ज लेना पड़ रहा है, और स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे जैसे जरूरी क्षेत्रों के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं। चुनावी फायदे के लिए वर्तमान की बलि चढ़ा दी जाती है और एक बेहतर भविष्य का वादा खतरे में पड़ जाता है। कभी कृषि का गरा रहा पंजाब आज भारी कर्ज के बोझ से दबा हुआ है। इसकी एक बड़ी वजह किसानों को सालों से मुफ्त बिजली देना है। तमिलनाडु ने आर्थिक तरक्की तो की है, लेकिन अपने बड़े बड़े मुफ्त योजनाओं के खर्च का बोझ उसे भी झेलना पड़ रहा है। इसके अलावा मुफ्त की चीजों से बाजार बिगड़ जाता है और चीजों और सेवाओं की नकली मांग पैदा हो जाती है। इससे निजी निवेश हतोत्साहित होता है और रोजगार पैदा करने में रुकावट आती है, जिससे आर्थिक विकास और भी धीमा हो जाता है। भाग 5, कानूनी लड़ाई, सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी और नियमों की जरूरत।
मुफ्त की चीजों का इतना ज्यादा इस्तेमाल न्यायपालिका की नजरों से बच नहीं पाया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में इस चलन पर गहरी चिंता व्यक्त की है और इसे एक गंभीर मुद्दा बताया है जिससे आर्थिक तबाही आ सकती है। कोर्ट ने असली कल्याणकारी योजनाओं और सिर्फ वोट पाने के लिए दिए जाने वाले मुफ्त के लालच में साफ फर्क करने पर जोर दिया। चुनाव आयोग, जो निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है, ने भी मुफ्त की चीजों के चुनावी मैदान पर असर पर चिंता जताई है। हालांकि ये राजनीतिक दलों के लिए अपने वादों के वित्तीय प्रभावों का खुलासा करना अनिवार्य करता है, लेकिन उनके पास इन्हें रोकने या प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने की शक्ति नहीं है। बहस जारी है, क्या मुफ्त की चीजों पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए या फिर कुछ स्पष्ट दिशा निर्देश और नियम होने चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे आर्थिक रूप से जिम्मेदार हों और वास्तव में जरूरतमंदों को फायदा पहुंचाएं। सही संतुलन खोजना भारतीय लोकतंत्र के स्वास्थ्य और उसके नागरिकों की भलाई के लिए बहुत जरूरी है। भाग 6, ग्लोबल कंपैरिजंस, दुनिया भर के वेलफेयर मॉडल्स से सीख। भलाई और सामाजिक सुरक्षा का विचार सिर्फ इंडिया में ही नहीं है। दुनिया भर के डेवलप्ड कंट्रीज में अपने नागरिकों को सपोर्ट करने के लिए मजबूत सिस्टम है, लेकिन इंडिया के मुफ्तखोरी कल्चर की तुलना में उनके तरीके में काफी फर्क है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स को ही ले लीजिए, वहां स्नैप, जिसे फूड स्टैम्प्स भी कहते हैं, और बेरोजगारी भत्ते जैसे प्रोग्राम हैं, लेकिन ये सख्त योग्यता मानदंडों वाले टारगेटेड इंटरवेंशंस हैं और इन्हें सेफ्टी नेट देने के लिए बनाया गया है, मुफ्त की सवारी के लिए नहीं। यूनाइटेड किंगडम का नेशनल हेल्थ सर्विस या NHS सभी निवासियों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा देता है, लेकिन फिर से वित्तीय जिम्मेदारी और स्थिरता के ढांचे के भीतर। श्रीलंका का हालिया आर्थिक पतन, जो कुछ हद तक बेकाबू मुफ्तखोरी प्रोग्राम्स के कारण हुआ, अनियंत्रित लोक लुभावनवाद के खतरों की एक चेतावनी है। ये उदाहरण दिखाते हैं कि इंडिया को अचानक राजनीति से प्रेरित मुफ्तखोरी से हटकर एक सुनिश्चित वित्तीय रूप से जिम्मेदार कल्याणकारी व्यवस्था की ओर बढ़ना होगा, जो देश के आर्थिक भविष्य को खतरे में डाले बिना जरूरतमंदों का उत्थान करे। सेक्शन 7 आवाज उठाते हुए लोग, एक्सपर्ट्स रेज अलार्म बेल्स ओवर फ्रीबी पॉलिटिक्स। इंडिया के फ्रीबी कल्चर की चिंता सिर्फ पॉलिटिशियंस और जजेस तक ही सीमित नहीं है। लीडिंग इकोनॉमिस्ट्स और पॉलिसी एक्सपर्ट्स ने भी इसके लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस पर चिंता जताई है। जाने माने इकोनॉमिस्ट रघुराम राजन, जो अपने फ्रैंक व्यूज के लिए जाने जाते हैं, ने चेतावनी दी है कि यह अनसस्टेनेबल ट्रेंड एक फिस्कल डिजास्टर का कारण बन सकता है, जो इंडिया की ग्रोथ पोटेंशियल को कमजोर कर सकता है। वो टारगेटेड वेलफेयर प्रोग्राम्स की तरफ शिफ्ट करने की सलाह देते हैं, जो लोगों को हैंडआउट्स पर निर्भर बनाने के बजाय उन्हें एम्पावर्ड बनाते हैं। इसी तरह इंडियन गवर्नमेंट के पूर्व चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यन ने शॉर्ट साइटेड फ्रीबीज के बजाय एजुकेशन, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट्स को प्राथमिकता देने पर जोर दिया है। उनका मानना है कि जॉब क्रिएशन के लिए एक अच्छा माहौल बनाना गरीबों के उत्थान और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने का सबसे सस्टेनेबल तरीका है। सावधानी की इन आवाजों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये फ्रीबीज के आकर्षण से दूर रिस्पॉन्सिबल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रास्ते पर जाने की जरूरत को रेखांकित करते हैं। सेक्शन 8, एक बंटा हुआ मतदाता वर्ग, मुफ्त के वादे पर अलग अलग नजरिए। मुफ्त की चीजों पर बहस सिर्फ आर्थिक नहीं है, यह सामाजिक और राजनीतिक हकीकतों से गहराई से जुड़ी हुई है। भारत बहुत ज्यादा अंतरों वाला देश है, जहां तेजी से बढ़ते मध्यम वर्ग की आकांक्षाएं गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लाखों लोगों के रोजमर्रा के संघर्षों के साथ मौजूद है। यह विविधता मुफ्त की चीजों पर अलग अलग नजरियों में दिखाई देती है। ग्रामीण इलाकों में बहुत से लोगों के लिए, खासकर खेती पर निर्भर रहने वालों के लिए, मुफ्त बिजली या कर्ज माफी कर्ज और गरीबी से बहुत जरूरी राहत दे सकती है। वे इन लाभों को एक सहारे के रूप में देखते हैं, बढ़ती लागत और अनिश्चित आय के बावजूद गुजारा करने का एक तरीका। हालांकि ज्यादा टैक्स और अपर्याप्त सार्वजनिक सेवाओं के बोझ से दबा शहरी मध्यम वर्ग अक्सर मुफ्त की चीजों को संदेह की नजर से देखता है। वे इसे संसाधनों की बर्बादी के रूप में देखते हैं, जिसका बेहतर इस्तेमाल बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। ऐसी सेवाएं जिनसे उन्हें सीधे फायदा होगा।
यह विभाजन भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में कल्याणकारी नीतियों को बनाने की चुनौती को दर्शाता है। एक ही तरीका सब पर लागू करने वाला दृष्टिकोण सफल होने की संभावना नहीं है। इसके बजाय समाज के अलग अलग वर्गों की खास जरूरतों को पूरा करने वाले लक्षित हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित करने वाली एक बारीक रणनीति समान और स्थायी विकास के लिए जरूरी है। भाग 9, संतुलन बनाना, एक टिकाऊ और न्याय संगत रास्ते की ओर। भारत में मुफ्तखोरी की संस्कृति एक दौराहे पर है। हालांकि इसने निस्संदेह गरीबों और कमजोरों को कुछ राहत दी है, लेकिन इसकी दीर्घकालिक स्थिरता और देश के आर्थिक स्वास्थ्य पर प्रभाव गंभीर चिंता का विषय है। चुनौती लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने और राजकोषीय समझदारी सुनिश्चित करने के बीच संतुलन बनाने की है। इस जटिल मुद्दे को हल करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सबसे पहले राजनीति से प्रेरित बेतरतीब मुफ्तखोरी से दूर एक अधिक व्यापक और टिकाऊ कल्याणकारी व्यवस्था की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। इसके लिए मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता है, हकदारी की संस्कृति से सशक्तिकरण की संस्कृति की ओर। दूसरा, शिक्षा, कौशल विकास और स्वास्थ्य सेवा में निवेश एक उत्पादक कार्यबल बनाने और गरीबी के चक्र को तोड़ने के लिए आवश्यक है। लोगों को ज्ञान और कौशल से सशक्त बनाने से वे आत्मनिर्भर बनेंगे और मुफ्त की चीजों पर उनकी निर्भरता कम होगी। तीसरा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सार्वजनिक धन का प्रभावी और कुशलता से उपयोग किया जा रहा है, शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही महत्वपूर्ण है। संस्थानों को मजबूत करना, सहभागी शासन को बढ़ावा देना और नागरिकों को अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों को जवाबदेह ठहराने का अधिकार देना सही दिशा में कदम है। अंत में एक स्वस्थ लोकतंत्र सूचित विकल्पों पर पनपता है। नागरिकों को मुफ्तखोरी के दीर्घकालिक परिणामों के बारे में शिक्षित करना और उन्हें सतत विकास के बारे में सार्थक बातचीत में शामिल करना महत्वपूर्ण है। आखिरकार लोग ही अपने देश के भविष्य को आकार देने की कुंजी रखते हैं।